everyone, welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिटीजनशिप के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक को डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, 1955 में सिटीजनशिप के ताल्लुक से जो एक्ट बनाया गया था उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ हेडलाइन है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। So, the Citizenship Act is an act that is run by the legislation to ensure the rights and duties of a citizen. तो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट क्या होता है। तो सिटीजनशिप एक्ट ये एक ऐसा एक्ट है जिसे लेजिस्लेशन के द्वारा, कानून के द्वारा चलाया जाता है एक सिटीज़न, एक नागरिक की ड्यूटी और उसके राइट को इंश्योर करने के लिए। तो सिटीजनशिप एक्ट तो ऐसा एक्ट है जिसे लेजिस्लेशन के द्वारा चलाया जाता है एक नागरिक और शहरी की ड्यूटीज़ और उसके राइट्स को इंश्योर कराने के लिए। ये कहलाता है सिटीजनशिप एक्ट। एंड द नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। सो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज इंडियन नेशनलिटी लॉ। यानी कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसका दूसरा नाम इंडियन नेशनलिटी लॉ भी है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इंडियन नेशनलिटी लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दिस इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन होल्ड द पोजीशन एज इंडियन सिटीजन्स। और ये एक्ट इंश्योर कराता है कि जो नेशन के इंडिविजुअल्स हैं, अफराद हैं, वो इंडियन सिटीज़न होने के नाते एक ख़ास किस्म के पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड द नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 गवर्न्स द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और आगे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, इसी के साथ साथ 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, ये दोनों एक इंसान, एक व्यक्ति का जो शहरियती स्टेटस है, सिटीजनशिप का स्टेटस है, उसे गवर्न करता है। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड कमेंस्ड ऑन 30 दिसंबर 1955। और इस एक्ट को, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। यानी हमारे पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाया है। और ये कब बनकर लागू हो गया? 30 दिसंबर 1955 में। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट ये कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसका दूसरा नाम इंडियन नेशनलिटी लॉ है। सेकेंड ये कि ये जो एक्ट है सिटीजनशिप का, ये नेशन के इंडिविजुअल्स को ये इंश्योर कराता है कि वो इंडियन सिटीज़न होने के नाते एक ख़ास किस्म के पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति के सिटीजनशिप स्टेटस को गवर्न करता है। और लास्ट पॉइंट ये कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को पार्लियामेंट ने बनाया है और बनकर ये कब लागू हुआ? 30 दिसंबर 1955। सो इट वाज समथिंग अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो गाइस, अब हम यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग किस तरह एक नागरिक की नागरिकता को एक्वायर किया जाता है, हासिल किया जाता है, और किस तरह से नागरिकता को ख़त्म किया जाता है, उसको देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में, यानी पिछले वीडियोस में, हमने 1950 में देखा था, 1950 के सिनारियो में, कि उस टाइम किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर करते थे और किस तरह से टर्मिनेट किया जाता था। तो आज के डेट में हम 1955 वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। सो लेट्स सी। According to the Indian Citizenship Act 1955, one can acquire the status of an Indian citizen by the following way. तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इंडियन सिटीज़न के स्टेटस को एक्वायर कर सकता है दिए गए तरीके से। मतलब हर वो इंसान
जो नीचे दिया गया तरीका है कि किस तरह से हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, अगर उसको फुलफिल करता है या उसमें वो फॉल करते हैं तो वो बंदा इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा, उसे सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हर वो इंसान जो दिए गए कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसे इंडियन सिटीज़न का दर्जा दिया जाएगा, वो एक्वायर कर सकता है। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस हैं। फर्स्ट, सिटीजनशिप थ्रू बर्थ, यानी कि बर्थ के द्वारा सिटीजनशिप को हासिल करना। क्या मतलब है इसका, उसी को एक्सप्लेन किया है। एन इंडिविजुअल बोर्न इन इंडिया इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप थ्रू बर्थ का मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो इंडिया में, भारत में पैदा हुआ हो तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, वो इंडियन सिटीजनशिप को हासिल कर सकता है, उसे दी जा सकती है। एंड द सेकेंड पॉइंट, सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट, यानी डिसेंट के जरिए भी हम सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर पीपल हुज पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया बट दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल वॉज बोर्न इन अ फॉरेन कंट्री। सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट का मतलब है कि ये तरीका उन लोगों पर एप्लीकेबल है कि जिनके पेरेंट्स, जिसके माँ बाप इंडिया से हों, मगर वो बंदा जिसके बारे में बात की जा रही है जिसे सिटीजनशिप देना है तो वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्या हो, किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ हो। मतलब ये है कि ये जो सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट है, इसका मतलब है ये उन लोगों पर, उन व्यक्ति पर एप्लीकेबल है कि जिनके पेरेंट, जिसके माँ बाप इंडिया से हो मगर वो बंदा, उस बंदे की पैदाइश कहाँ हुआ हो, फॉरेन कंट्री में हुआ हो, यानी वो इंडिया में पैदा ना हुआ हो मगर उसके माँ बाप कहाँ से हो, इंडियन ओरिजिन से हो, तो उस बंदे को भी सिटीजनशिप दी जा सकती है। एंड द थर्ड पॉइंट, सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप को हम हासिल कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हु हैव इंडियन एंसेस्टर। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन ये उन इंडिविजुअल या उन लोगों पर एप्लीकेबल है कि जिनके एंसेस्टर इंडियन हो, जिनके एंसेस्टर यानी पूर्वज इंडियन हो, यानी इंडिया में पैदा हुए हों, तो उनको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन दी जा सकती है। एंड द फोर्थ पॉइंट, सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब है दिस इज फॉर पीपल हु हैव अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, यानी नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप को हासिल करना ये उन लोगों पर एप्लीकेबल है कि जो बहुत समय से इंडिया में रहते चले आ रहे हों। तो ये 4 तरीके हैं, इसके अलावा एक और है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि जो बंदा इंडिया में पैदा हुआ हो उसे सिटीजनशिप दी जाएगी। सेकेंड ये कि सिटीजनशिप को हम क्या है, डिसेंट के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि वो जिसके पेरेंट जो है इंडिया से हो, अगरचे उसकी पैदाइश कहाँ से हुई हो, फॉरेन कंट्री में उनकी पैदाइश हुई हो। एंड थर्ड पॉइंट कि सिटीजनशिप को बाय रजिस्ट्रेशन भी क्या हासिल किया जा सकता है, ये उन लोगों पर है कि जिनके एंसेस्टर इंडियन हो। और फोर्थ पॉइंट ये कि नेचुरलाइजेशन के जरिए भी सिटीजनशिप को हासिल किया जा सकता है, ये उन लोगों पर एप्लीकेबल है जो एक लॉन्ग टाइम से इंडिया में स्टे किए हुए हों। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सिटीजनशिप थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं टेरिटरी के इनकॉर्पोरेशन के जरिए। क्या मतलब, दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स इन अ रीजन दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक टेरिटरी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, या ये कि वो टेरिटरी इंडिया का क्या हो गया, पार्ट बन गया, तो अब उस टेरिटरी के जितने भी लोग होंगे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोवा, आसाम, कि पहले ये इंडिया का टेरिटरी नहीं था, जब ये इंडिया में शामिल हुआ, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया, तो वहाँ के जितने भी बाशिंदे थे गोवा के, आसाम के, उनको ऑटोमेटिकली क्या है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो गाइस, अब तक हमने देखा कि सिटीजनशिप को कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। वो 5 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, कि जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई हो। सेकेंड, बाय डिसेंट, कि जिसके पेरेंट्स जो है वो कहाँ, इंडिया से हों, अगरचे उस बंदे की पैदाइश कहाँ हो, फॉरेन कंट्री में हो। और थर्ड हमने देखा बाय रजिस्ट्रेशन, कि जिनके एंसेस्टर जो है, जिनके पूर्वज इंडिया में रहे हों, तो उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। और फोर्थ हमने देखा बाय नेचुरलाइजेशन, कि यानी वो बंदा जो बहुत समय से इंडिया में रहता चला आ रहा हो, तो उसको भी क्या है, नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप दी जाएगी। और पांचवा तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गया,
तो वहाँ के सारे लोगों को क्या है, सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये था एक्विजिशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप को किन किन तरीकों से जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है या सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, one can be revoked from the status of the Indian citizen under the following conditions। तो अब जो है नागरिकता, किसी नागरिक के नागरिकता को कैसे ख़त्म किया जाता है या कैसे ख़त्म हो जाता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि किसी भी बंदे को रिवॉक किया जा सकता है इंडियन सिटीज़न के स्टेटस से। यानी कि एक बंदा इंडिया के सिटीजनशिप को होल्ड करता था, मगर किसी कारण की वजह से उसके सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक कर दिया जाएगा, अगर वो उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। और वो कौन कौन से कंडीशन है उसको नीचे दिया गया है। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। इट मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज विलिंगली रिजेक्टिंग हिज राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट यानी कि किस तरह से सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाता है। पहला ये कि जब कोई बंदा विलिंगली अपने सिटीजनशिप के राइट को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, या वो ये कह दे कि मुझे जो यहाँ का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दे, इनकार कर दे अपने मर्जी से, तो अब उसका सिटीजनशिप का जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो अब यहाँ का सिटीज़न नहीं रहेगा। और हिज सिटीजनशिप इज़ रिवोक्ड इन अ लीगल मैनर, या ये कि उसके सिटीजनशिप को एक लीगल तरीके से क्या है, ख़त्म किया गया हो। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज़ जब एक बंदा वॉलंटरीली क्या है अपने राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को रिजेक्ट कर दे, इनकार कर दे, तो उसका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, रिनंसिएट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या ये कि उसके सिटीजनशिप को लीगल तरीके से क्या है, रिवोक किया गया हो, ख़त्म कर दिया गया हो। फर्स्ट कंडीशन फॉर टर्मिनेशन। सेकेंड कंडीशन है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ़ एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अनदर नेशन वॉलंटरीली। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न दूसरे नेशन के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है वॉलंटरीली, अपने मर्जी से, तो अब उसका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस इज़ डायरेक्टली डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर क्या है किसी के सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो जो डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप है कि शहरियत से महरूम कर देना, डिप्राइव कर देना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके वजह से जो है सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाता है। दिस इज कॉमन फॉर पीपल हु हैव ऑब्टेन्ड देयर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड थ्रू आर्टिकल 5। तो जो डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप है ये कॉमन है उन लोगों के लिए कि जिनको सिटीजनशिप दी गई हो नेचुरलाइजेशन के ज़रिए या रजिस्ट्रेशन के ज़रिए या आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है ख़त्म कर दिया जाता है, ये सिर्फ 3 कंडीशन में है। एक तो ये कि जिसे सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के ज़रिए दी गई हो, सेकेंड ये कि रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सिटीजनशिप दी गई हो, तीसरा ये कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप को दी गई हो। तो इन 3 सूरत में क्या है ये डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप का टर्म लागू होता है। सो सम कॉमन रीजन्स फॉर रिवोकिंग ऑफ सिटीजनशिप आर। अब वो कौन कौन से रीज़न है कि जिसकी वजह से सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया जाता है, उसको नीचे मेंशन किया गया है। सो लेट्स सी। द फर्स्ट पॉइंट इज इफ एन इंडिविजुअल डज सम एक्ट और स्पीच दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल और अगेंस्ट द नेशन। पहला तरीका यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई फर्द कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा बयान देता है या स्पीच देता है जो डिसरिस्पेक्टफुल हो या ये कि वो नेशन के अगेंस्ट हो, तो अब उसका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसे सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। सेकेंड एक्ट है इफ़ एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स डेफिसिट एक्ट्स इन ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी गलत तरीके से क्या है इंडियन सिटीजनशिप को हासिल करने का कोशिश किया हो, यानी वो बंदा या वो व्यक्ति जो एक गलत तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को हासिल किया हो, ऑब्टेन किया हो, तो इसको भी क्या है सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड पॉइंट, इफ एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज लाइक शेयरिंग, ट्रेडिंग और कम्युनिकेटिंग नेशनल सीक्रेट्स टू एनिमीज ऑफ द नेशन ड्यूरिंग अ वॉर,
तीसरा पॉइंट ये है कि कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल कोई ऐसे काम में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो नेशन के अगेंस्ट है, यानी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में क्या है, इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल कि वो हमारे देश के सीक्रेट बातों को जो है एनेमीज कंट्री से बता रहा है, ऐसे कंट्रीज से जिसके दरमियान हमारा वॉर छिड़ा हुआ है, यानी एनेमीज कंट्रीज से क्या है, कम्युनिकेट कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, तो ऐसे बंदे की भी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। And the last point, if a citizen who has not returned to India for more than 7 years and lives outside India, लास्ट पॉइंट में यह है कि एक व्यक्ति या एक सिटीजन कि जो इंडिया लौट कर नहीं आया हो 7 साल से ज़्यादा, यानी कि 7 साल से ज़्यादा आउटसाइड ऑफ इंडिया रिजाइड किया हो, ऐसा बंदा जो कहीं गया हो, इंडिया से बाहर गया हो और 7 साल के अंदर वो लौट कर नहीं आया, तो अब इस बंदे की भी क्या है, सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर कुछ एक्सेप्शन है, अगर वो एजुकेशन पर्पज से बाहर गया हुआ हो या नेशनली ऑफिशियल काम से गया हुआ हो तो ये एक्सक्लूड है, इसमें नहीं आएगा। यानी कि विदाउट रीज़न अगर कोई बंदा 7 साल तक इंडिया से बाहर रिजाइड कर रहा है तो उसके सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गाइस, अब तक हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप को किस तरह से टर्मिनेट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा डेप्रिवेशन, सेकेंड टर्मिनेशन और एक रिनंसिएशन। ये 3 पॉइंट हैं कि जिससे क्या है, सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाता है या सिटीजनशिप क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और 5 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके से हम सिटीजनशिप को इंडिया में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। तो अब गाइस हम देखेंगे कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें अमेंडमेंट कई मरतबा किए गए हैं। अब हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट हुए हैं अब तक, उन तमाम अमेंडमेंट को देखेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस और तब्दीलियां की गई थी। सो लेट्स सी। तो गाइस, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सिटीजनशिप एक्ट जिसको 1955 में बनाया गया था, तो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट उस एक्ट में किए गए थे। तो 1955 के बाद जो है सबसे पहला अमेंडमेंट, संशोधन जो किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में, वो 1986 था, 1986। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1986, दिस गेव इंडियन सिटीजनशिप टू पीपल बोर्न इन इंडिया बिटवीन जनवरी 1950 एंड जुलाई 1987। सबसे पहला संशोधन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 1986 में हुआ। और इसमें क्या चेंजेस आया, इसमें जो है इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों को दिया गया कि जो लोग जनवरी 1950 और जुलाई 1987 के बीच इंडिया में पैदा हुए हों। यानी कि जो लोग 1950 जनवरी जुलाई 1987 के बीच इंडिया में पैदा हुए हों, जिनकी पैदाइश इंडिया में हुई हो इन 2 तारीख के बीच, तो वो इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड द सेकेंड अमेंडमेंट इज़ 1992। दूसरा संशोधन 1992 में किया गया। इसमें ये चेंजेस आए। Earlier, only father was included in citizenship by descent, but now, due to this amendment, mother was also introduced. 1992 से पहले ये था कि पहले जो है सिर्फ फादर को इंक्लूड किया गया था सिटीजनशिप को बाय डिसेंट एक्वायर करने के लिए, कि अगर किसी बंदे का फादर या बाप क्या हो, इंडिया में पैदा हुआ हो, तो उनको क्या है, सिटीजनशिप दी जाएगी। मगर 1992 में जब अमेंडमेंट किया गया तो इसमें फादर के साथ साथ मदर को भी इंक्लूड कर लिया गया कि जिस व्यक्ति के फादर और मदर इंडिया में पैदा हुए हों तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये था 1992 का अमेंडमेंट। एंड द नेक्स्ट 2003, तीसरा संशोधन जो है 2003 में हुआ। इसमें यह बात मेंशन किया गया, it states that citizenship will be provided to an individual only if both or any one of the parent is Indian. तो 2003 में ये बात को मेंशन किया गया कि सिटीजनशिप सिर्फ उसी बंदे को दी जाएगी या इंडिविजुअल को दिया जाएगा कि अगर वो दोनों के दोनों, यानी कि उस बंदे के पेरेंट, फादर और मदर दोनों या दोनों में से कोई एक इंडियन हो, तो ऐसे बंदे को क्या है, सिटीजनशिप दी जाएगी। कि जिसके दोनों पेरेंट्स या पेरेंट में से क्या है, माँ या बाप में से कोई एक जो है क्या हो, इंडियन हो, तो उसको क्या है, इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ये 2003 का अमेंडमेंट था, संशोधन था। फिर इसके बाद 2005 में अमेंडमेंट किया जाता है। सेक्शन 7A वॉज रिप्लेस्ड विद अ न्यू सेक्शन एंड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन रूल्स वर ऑथोराइज्ड।
तो 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो बेसिकली सेक्शन 7A को एक न्यू सेक्शन से रिप्लेस किया गया था, जिसमें OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग रूल्स को ऑथोराइज किया गया था। तो 2005 का जो संशोधन था इसमें एक सेक्शन 7A को न्यू सेक्शन से रिप्लेस किया था, जिसमें ओवरसीज ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या है ऑथोराइज किया गया था, मंजूरी दी गई थी। फिर उसके बाद जो 2015 में अमेंडमेंट होता है, इट डील्स विथ रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एंड ओवरसीज सिटीजनशिप। तो 2015 के संशोधन का ताल्लुक जो है उस सिटीजनशिप से था कि जिससे बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन क्या है एक्वायर किया जाता था। तो 2015 में जो संशोधन किया गया इसका ताल्लुक उस नागरिकता से था कि जिसे बाय नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन हासिल किया जाता था। एंड द लास्ट अमेंडमेंट 2019, इसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान including Hindus, Buddhists, Sikhs, Parsis, Jains and Christians are allowed to stay in India if they arrived before December 14, 2014. लास्ट अमेंडमेंट 2019 का था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, उसमें 2019 में क्या है अमेंडमेंट किया गया, जिसमें जो है तीन कंट्रीज से आने वाले 6 कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप देने की बात कही गई थी, अगर वे लोग 14 दिसंबर 2014 से पहले आए हों। तो वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं और वो 3 कंट्री कौन कौन से हैं, अगर वे लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से आए हों, और वे कौन कौन लोग हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियन। ये 6 लोग इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से एंड अफगानिस्तान से, अगर ये लोग 14 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं इंडिया, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये लास्ट अमेंडमेंट था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जो कि 2019 में आया था। तो गाइस 2019 के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि पहले जो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता था उसमें टर्म और कंडीशन ये था कि 12 साल एटलीस्ट वो इंडिया में रहा हो। हाँ, तो उस ड्यूरेशन को घटाकर 6 साल कर दिया गया। 2019 के जो अमेंडमेंट आए थे उसमें 3 चीज़ें जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट ये कि वो 6 कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया गया। वो 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, पारसीस, जैन एंड क्रिश्चियन, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि ये 6 कम्युनिटीज़ कहाँ से आए हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता था उसके टर्म और कंडीशन ये थे कि एटलीस्ट 12 साल इंडिया में रहा हो आउट ऑफ 14, उसको घटाकर 6 साल कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट ये कि जो OCI हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वे लोग किसी लॉ या कानून को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं या ब्रेकअप करते हैं, तो उनके OCI कार्ड को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइस हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जितने अमेंडमेंट किए गए थे, इट इज़ ऑलमोस्ट 6 अमेंडमेंट, उसको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले 1987, फिर 1992, फिर 2003, 2005, 2015, फिर 2019 जो कि लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, सबको हमने डिस्कस किया। उसमें क्या चेंजेस आए उसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लुक एट द पॉइंट। सो फर्स्ट टर्म ये है NRI। बहुत सुना होगा आपने NRI। इसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इंडियन सिटीजन रिजाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज। NRI का मतलब ये है कि वो इंडियन सिटीज़न जो 180 दिन से ज़्यादा इंडिया के बाहर रिजाइड किया हो, यानी 6 महीना से ज़्यादा अगर कोई इंडियन सिटीज़न आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहा है तो उसे हम NRI कहते हैं। मगर फिर भी वो क्या इंडिया का सिटीज़न कहलाता है, इससे उसका सिटीज़न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो NRI का सिंपल मतलब है कि वो बंदा जो 6 महीना से ज़्यादा इंडिया के बाहर रिजाइड किया हो उसे NRI कहते हैं। और ये रिजाइडिंग जो है हो सकता है एजुकेशन पर्पज़ से हो, या ये कि उसने वहाँ मैरिज कर ली हो, या ये कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से हो। अगर 6 महीना से ज़्यादा आउटसाइड इंडिया रिजाइड करता है तो उसे हम NRI कहते हैं। एंड द सेकेंड टर्म इज़ PIO। इसका फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट
It means a foreign citizen except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal who at any time held an Indian passport. PIO person of Indian origin इसका मतलब है एक foreign citizen पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल इनके नेशनल को छोड़कर जो फॉरेन सिटीज़न है वो किसी भी वक्त इंडिया के पासपोर्ट को होल्ड किया हो या वो या उसके पेरेंट में से कोई एक ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हों। मतलब कि अगर उसके एंसेस्टर उसके पूर्वज इंडिया में क्या हो पैदा हुए हों तो उसे हम क्या कहते हैं PIO कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है, यानी जिसके एंसेस्टर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हों मगर वो बंदा क्या है बाहर इन आउटसाइड इंडिया अदर कंट्री के क्या है सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया हो, उसे हम PIO कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड द नेक्स्ट टर्म इज OCI, इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज OCI इज अ पर्सन हु इज टेक्निकली अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हैविंग एन इंडियन ओरिजिन। OCI का मतलब ये है कि वो बंदा जो कभी ना कभी इंडिया का क्या हो सिटीजन रहा हो मगर अपने सिटीजनशिप को क्या लूज कर दिया हो, तो उसे हम OCI कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये प्योर सिटीजन तो नहीं कहलाते हैं बट इनको OCI कार्ड दिया जाता है जिसकी वजह से ये क्या है इंडिया में घूम सकते हैं, फ्री वीज़ा मिलता है मगर ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो गाइस हमने 3 टर्म को देखा रिलेटेड टू सिटीजनशिप, NRI, PIO, OCI। NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये वो बंदे होते हैं जो विद द पर्पस ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट 6 महीना से ज़्यादा क्या इंडिया के बाहर रहे हों तो उसे हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, ये फिर भी क्या इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। PIO वो बंदा जो 7 साल से ज़्यादा क्या बाहर रह गया हो तो उनका क्या है सिटीजनशिप खत्म हो जाता है वो इंडियन ओरिजिन के कि जिनके क्या एंसेस्टर जो है इंडियन ओरिजिन में क्या हो इंडियन ओरिजिन के हो, उनकी पैदाइश यहाँ हुई हो, तो उसको हम PIO कहते हैं। फिर उसके बाद आता है OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो बंदा है जो टेक्निकली किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन हो मगर ये कभी ना कभी इंडिया का सिटीजन रहा हो मगर किसी कारण अपने सिटीजनशिप को लूज़ कर दिया, तो ये OCI है। तो अब जो है PIO को OCI से क्या कर दिया है कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब जो है NRI है या OCI है, उसी को नीचे मेंशन किया गया है। लेट्स सी, नॉट all PIO card holders are also encouraged to convert their cards to OCI cards। कि जितने भी PIO थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, उन सबको जो है OCI में कन्वर्ट कर दिया गया है। जितने भी PIO थे उनको OCI कर दिया गया है। तो अब जो है सिर्फ NRI और OCI बचते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, NRI, PIO, OCI। और PIO को जो है OCI से कन्वर्ट कर दिया गया। अब तमाम लोगों को क्या OCI कार्ड ही दिया जाता है। तो ये 3 टर्म्स थे सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि आज जो हमने डिस्कस किया है उसका समरी क्या है, पूरे बात का खुलासा क्या है। सो लेट्स सी। तो गाइज आज के लेक्चर का समरी ये है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसलिए कि ये एक व्यक्ति को पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर नेशन के बिलोंगिंगनेस को क्या करता है, बिलोंगिंगनेस के आइडेंटिटी को प्रोवाइड करता है। इस एक्ट की वजह से एक बंदे की पहचान पता चलती है कि वो किस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है या किस पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करता है। तो एक पॉइंट कि ये पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर नेशन के बिलोंगिंगनेस को दर्शाता है या इसको एक आइडेंटिटी देता है। सेकेंड पॉइंट ये कि जो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या है राइट्स, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, शहरी हैं, उनको बेसिक राइट प्रोवाइड करता है जो उसको ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट ये कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अपने सिटीज़न को, अपने इंडियन नेशन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मुसलसल रेगुलर अमेंडमेंट और प्रॉपर रेगुलेशन ने इस एक्ट को यूनिक बना दिया है। और इसी के साथ साथ ये एक्ट दीगर सामाजिक मसाइल के बावजूद नेशन को चला रहा है या नेशन इस एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का यही समरी है, खुलासा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 बहुत ही अहम है, इसलिए कि ये यहाँ के नागरिक को राइट और ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है और इसी तरह आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और ये एक्ट अपने आप में एक यूनिक है
और हम तमाम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, किस तरह से सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप एक्ट लाइक NRI, PIO, OCI, और इसके अलावा हमने उन अमेंडमेंट्स को देखा जो टाइम टू टाइम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया जाता रहा। फिर उसके बाद हमने उसके पूरे खुलासे को आपके सामने पेश किया, ऑफर किया। तो गाइस आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।